हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर का नाम होने वाला है लोड एंड लोड कर्व्स। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद अपन इस चैप्टर की डिटेल्स के अंदर जाएंगे। तो बात करें लोड एंड लोड कर्व्स की, तो आप जो पावर प्लांट के अंदर थियोरिटिकल सेक्शन पढ़ते हैं, आप ये समझें कि ये उसका थोड़ा सा मैथमेटिकल सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं पावर प्लांट से रिलेटेड है और पावर प्लांट की इकोनॉमी यानी पैसों को भी जो है वो उसको प्रभाव डालती है उसके ऊपर, उसके साथ ही साथ इफेक्ट डालती है। और उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि 3 या 4 तरीके के टोटल लोड कर्व्स होते हैं, जैसे कि लोड कर्व हुआ, लोड ड्यूरेशन कर्व हुआ, मास कर्व हुआ और लोड एनर्जी कर्व हुआ। 4 तरीके के कर्व होते हैं जो एक पावर प्लांट के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं जो कर्व्स ड्रॉ किए जाते हैं पावर प्लांट के बारे में उनके बारे में समझाऊंगा। उसके साथ ही साथ कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो पावर प्लांट से रिलेटेड है, उसके बारे में हम डिटेल के अंदर यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम टाइप्स ऑफ लोड भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल कितने टाइप के लोड जो नेचर में अवेलेबल है या कि पावर सिस्टम से जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक लोड हुआ, कमर्शियल लोड हुआ, इंडस्ट्रियल लोड हुआ, उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, उनके किस तरीके से लोड कर्व ड्रॉ किए जाते हैं। तो पहले अपन देखेंगे डेफिनेशंस, फिर हम देखेंगे उसके बाद में लोड कर्व्स के बारे में और फिर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में। क्लियर? तो बात करें इसके इंडेक्स की, चैप्टर के इंडेक्स की, तो मैं यहां पर आपको बता दूं। सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं बेसिक डेफिनेशंस लोड कर्व्स एंड टाइप्स ऑफ लोड। इनके बारे में हम यहां पर डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो बात करें अपन बेसिक डेफिनेशंस की, तो इसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूं। ये 3 टॉपिक है जो आज कवर करने वाले हैं, आप इसे एज ए इंडेक्स समझें। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन के अंदर सबसे पहला डेफिनेशन हम पढ़ेंगे लोड। व्हाट डू यू मीन बाय लोड? लोड क्या होता है, लोड क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। सो बेसिकली लोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर, एल और सी, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि पावर सिस्टम से जुड़ा होता है और इलेक्ट्रिकल पावर को ड्रॉ करता है। तो आप इसके लिए डेफिनेशन के अंदर ये लिख सकते हैं कि ए डिवाइस विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल पावर, ए डिवाइस विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल पावर इज said to impose a load on generating station, or you can say the power system is known as load and it may be R, L or C or its combination. तो इसको मैं यहां पर डिटेल में लिख देता हूं। A device, आप मेरे साथ ही साथ कॉपी कर लें, which consumes electrical power is said to impose a load on power system। कोई भी ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करती है वो आपके लोड, आपके पावर सिस्टम के ऊपर एज ए लोड जो है वो होती है। ये रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव हो सकता है, तो अपन इसको भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। इट मे बी R, L, C और इट्स कॉम्बिनेशन। ये रेजिस्टिव हो सकता है,
रेजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है, या फिर इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहली डेफिनेशन का। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट अगली डेफिनेशन की, दैट इज कनेक्टेड लोड। व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टेड लोड? तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी रूम की बात करें तो किसी रूम के अंदर 3 लाइट लगी हैं, 2 फैन लगे हैं और एक एसी लगी है। तो ये जो 3 लाइट, 2 फैन और एक एसी लगी है, इनकी कोई ना कोई रेटिंग होगी। लाइट हो सकता है 5 वाट का बल्ब हो, 40 वाट की ट्यूबलाइट हो सकती है, पंखा 60 वाट का है, या एसी जो है वो 1000 या 1500 वाट की है। तो इनकी सबकी पर्टिकुलर कोई ना कोई रेटिंग है, उन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। वो टोटल उस रूम का क्या कहलाएगा, कनेक्टेड लोड। ठीक इसी तरीके से पावर सिस्टम के ऊपर क्या कनेक्टेड है, लोड है। अब उस लोड के अंदर घर भी आते हैं, इंडस्ट्री भी आती है, एग्रीकल्चर लोड भी आते हैं। इन सभी लोड की पर्टिकुलर कोई ना कोई रेटिंग होगी, हम उन सभी रेटिंग्स को क्या कर दें, जोड़ दें, तो वो क्या कहलाएगा, कनेक्टेड लोड। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे देंगे, द सम ऑफ all the loads connected to the system is known as कनेक्टेड लोड। सभी जितने भी लोड है उन सब की रेटिंग, सम ऑफ ऑल द कंटिन्यूअस रेटिंग, ये हम लिखना भूल गए, कंटिन्यूअस रेटिंग, या द सम ऑफ ऑल द कंटिन्यूअस रेटिंग ऑफ लोड्स कनेक्टेड टू द सिस्टम इज नोन एज कनेक्टेड लोड। जो भी आपके लोड जो सिस्टम के साथ में आपके कनेक्टेड हैं, उनकी कंटिन्यूअस रेटिंग को अगर आप जोड़ दें तो वो आपका कहलाएगा कनेक्टेड लोड। इसे आप लिख लें साथ ही साथ के अंदर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट तीसरी डेफिनेशन की, जिसका नाम है डिमांड। ये सारी डेफिनेशंस एक तरीके से बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर आपके जनरेशन से रिलेटेड। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए, इसीलिए अपन इनको डिटेल में लिख रहे हैं। तो कनेक्टेड लोड के बाद अपन बात करें, डिस्कस करें डिमांड को। डिमांड का मतलब क्या है, यानी अगर मैं ये कहूं, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कनेक्टेड लोड का, उसमें मैंने ये लिखा या ये कहा आप लोगों को कि आपके रूम में जितनी भी लाइट्स, पंखे या एसी लगी हुई थी, आप उन सब की रेटिंग को जोड़ दें। अब मैं अगर ये कहूं कि उनमें से सारे के सारे ऑन हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है भाई। सारे के सारे लोड तो आपने ऑन कर नहीं रखे। आपने हो सकता है कि एसी बंद कर रखी है, 2 पंखे में से 1 पंखा चालू है और 3 लाइट में से 2 लाइट ही ऑन है। तो उस कनेक्टेड लोड में से जो ऑन कंडीशन में है वो आपकी क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। यानी डिमांड की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, द डिमांड ऑफ एन इंस्टॉलेशन ऑफ ए सिस्टम is the load that draws power from the source
एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान आपका सिस्टम से ड्रॉ किया गया पावर उस वक्त आपकी क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। ये सर्टेन पीरियड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आधे घंटे बाद में वो पावर चेंज हो जाए, 2 मिनट बाद में भी वो पावर चेंज हो जाए, इसलिए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बोलना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसका डेफिनेशन, द डिमांड ऑफ एन इंस्टॉलेशन ऑफ ए system is the load that is drawn from the source of supply averaged over a suitable interval of time. The demand of an installation of a system, किसी भी सिस्टम के इंस्टॉलेशन की डिमांड इज द लोड, वह लोड है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई, जो सोर्स ऑफ सप्लाई से ड्रॉ किया गया है, एवरेज ओवर ए सूटेबल इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय अंतराल में लिए गया एवरेज है, मतलब कि उस पर्टिकुलर समय अंतराल की एवरेज पावर जो आपने, क्योंकि पावर तो हर मिनट हर सेकंड चेंज हो रही है जो आप ड्रॉ कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर समय अंतराल में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका एवरेज ले लेते हैं कि भैया इस सुबह 11 बजे से 12 बजे के दौरान हम 4 किलोवाट पावर ले रहे थे। अब ये जरूरी नहीं है कि 11 से 12 बजे तक 4 कांस्टेंट आ, 4 थी, 5 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 थी, 5 हो गई, फिर 3 हो गई, तो एवरेज निकल के आ गया अपने पास में 4 किलोवाट। इज इट क्लियर? तो तीनों डेफिनेशंस इस एक स्लाइड के ऊपर अपन रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप एक साथ लेना चाहें तो ले लें, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेफिनेशन की, वो है मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड क्या होती है साहब? मैक्सिमम डिमांड नाम से ही तुम समझ पा रहे होंगे, ये वो डिमांड है जो मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम डिमांड के बारे में याद करो, मैंने आपको पावर प्लांट के अंदर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि पर्टिकुलर किसी समय में आपके सिस्टम ने जो सबसे ज्यादा पावर आपसे मांगी है वो आपकी मैक्सिमम डिमांड कहलाती है। यानी कि जैसे सुबह केवल पंखे चल रहे हैं, पर शाम के दौरान हम लाइट, पंखे ये भी चला देते हैं सब कुछ, तो 6-7 बजे के आसपास आप अपने घर में सबसे ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहे होते हो, तो वो समय अंतराल 6 से 7 बजे वाला जिस समय आपने सिस्टम से पावर मांगी वो सबसे हाईएस्ट थी, उससे ज्यादा पावर आपने कभी सिस्टम से ड्रॉ नहीं करी, तो वो जो हाईएस्ट पावर आपने ड्रॉ करी है उस पर्टिकुलर समय के अंदर, वो हाईएस्ट पावर आपकी क्या कहलाएगी? मैक्सिमम डिमांड कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए सिस्टम, द मैक्सिमम is greatest of all the demands, which have occurred during a specific period of time।
द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए सिस्टम इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द डिमांड्स विच हैव अकर्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर मांगी गई डिमांड्स में वो डिमांड जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो आपकी क्या कहलाएगी? मैक्सिमम डिमांड कहलाएगी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट डेफिनेशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका एवरेज लोड। एवरेज लोड, एवरेज लोड का मतलब क्या? अभी आपने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी। डिमांड की डेफिनेशन में हमने ये कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम जो पावर का एवरेज ले लेते हैं वो हमारी डिमांड कहलाती है। ठीक उसी तरीके से आप उस थ्योरेटिकल सेक्शन को अगर आप फॉर्मूले में पिरोना चाहें तो हम ये कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये डेफिनेशन। हर एक पॉइंट को अपन पहले हेडिंग लगाएंगे, फिर उसको थ्योरेटिकली समझेंगे और उसके बाद मैं उसको लिखूंगा। उस समय आप लोग भी उसे कॉपी कर लें। एवरेज लोड को आप ऐसा समझे एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो आपके रूम के अंदर 3 लाइट और वही सेम एग्जाम्पल 2 पंखे और एक एसी लगी हुई है। अब मैं तुम्हें ये कहूं कि भाई सुबह से शाम तक तेरे इस कमरे का एवरेज लोड कितना था, तो तुम क्या करोगे? एक कॉपी लेके बैठोगे और देखोगे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक इस कमरे में कोई नहीं गया, सारी लाइट पंखे बनते, 0 लोड। 7 बजे मैं अंदर गया पर मैंने लाइट नहीं चलाई, मैंने सिर्फ एक पंखा चलाया, 2 घंटे बैठा रहा, बाहर आ गया, तो 7 से 9 बजे तक एक पंखे का लोड। ऐसे तुम 24 घंटे तक नोट करोगे, फिर हर एक टाइम पीरियड का तुम्हें लोड पता होगा, फिर तुम उस पूरे टाइम पीरियड का एवरेज लोगे। तो ये काफी मुश्किल कैलकुलेशन। जब मैं तुमसे ये कह दूं कि पूरे दिन भर का एवरेज निकाल के बताओ, सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये कि मैं उस कमरे में जो सप्लाई जा रही है ना, उस सप्लाई के साथ एक एनर्जी मीटर जोड़ दूं। जब मैं एनर्जी मीटर जोड़ूंगा तो मुझे पता है वो एनर्जी मीटर पूरे दिन भर में क्या मेजर करेगा? उस कमरे के द्वारा कंज्यूम की गई एनर्जी, पावर नहीं बोलना है, एनर्जी कंज्यूम करेगा kWh के अंदर। ठीक, तो ये आपके 24 घंटे की एनर्जी हो गई। इस 24 घंटे में ये किलोवाट है और ये आवर क्या है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 24 आवर्स हैं। ये H क्या है? 24 आवर्स हैं। अगर मैं इसमें यही आवर डिवाइड कर दूं तो ये आवर से आवर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? केवल लोड का वैल्यू, किलोवाट। क्या बचेगा? सिर्फ लोड का वैल्यू। और ये लोड क्या है? एवरेज है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको किससे डिवाइड किया है? टाइम से डिवाइड किया। यानी अगर आप लोगों को एवरेज लोड निकालना है तो आप पूरे दिन भर के अंदर बैठे बैठे ऑब्जर्व करने की बजाय, रूम के अंदर ऑब्जर्व करने के बजाय कि भाई किस समय कितना लोड था, ऑब्जर्व करने की बजाय आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि आपको उस कमरे की उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की एनर्जी निकालनी है। बस एनर्जी निकाल के जितने टाइम की एनर्जी है उतने ही टाइम से तुम्हें क्या करना है? डिवाइड करना है। ये आपका फॉर्मूला बन गया एवरेज लोड का, kWh/H। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड in a specific period of time divide by hours in that period। ये आपका फॉर्मूला बन गया एवरेज लोड का। तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं। एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए स्पेसिफिक टाइम, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, kWh डिवाइड बाई आवर्स इन दैट टाइम पीरियड, और नीचे लिख देता हूं आवर्स। ये फॉर्मूला आपके पास में हो गया एवरेज लोड का। नेक्स्ट बात करें एवरेज लोड के बाद में डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर, अब फॉर्मूले हैं सारे, लगभग थ्योरेटिकल सेक्शन हो गया। डिमांड फैक्टर का मतलब क्या? डिमांड फैक्टर का मतलब होता है आपका मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। ये आपका फॉर्मूला है डिमांड फैक्टर का। भाई आप कितना डिमांड कर रहे हैं
उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो आप इतना डिमांड कर रहे हैं, कितना डिमांड आप कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने अपने घर में बिजली का जो कनेक्शन लिया हुआ है उसका बिल कभी भरा है, तो आपने उसे ऑब्जर्व किया होगा बिल को। जब आप उस बिल को देखेंगे तो उसके अंदर साफ साफ एक सेक्शन मेंशन होता है जिसके अंदर यह लिखा होता है कि आपका कनेक्टेड लोड कितना है। तो आपके घर का कनेक्टेड लोड है फॉर एग्जांपल 2 किलोवाट। अब आप एनर्जी मीटर के पास जाओ और उसमें देखो, उस समय तुम्हारे घर पे जो लोड कनेक्टेड में से डिमांड हो रही है, जो चालू है, वो रीडिंग दिखा रहा होगा कि भाई 1.1 किलोवाट आपकी अभी की डिमांड है। ये आपको हर वक्त शो होती है। आप लोड कम कर दो, वो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी मीटर के अंदर। तो मीटर को भी ऑब्जर्व करो, उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें आपका पावर फैक्टर भी दिखाता है आपके घर का। तो अगर आप मीटर में ऑब्जर्व करते हैं तो 2 किलोवाट का आपका कनेक्शन था, 1.1 किलोवाट आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो 1.1 किलोवाट आपकी डिमांड है, 2 किलोवाट आपका कनेक्टेड लोड है। दिन में आपने पर्टिकुलर किसी समय सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करी होगी, शाम का वक्त होता है, उस समय आपकी डिमांड क्या कहलाएगी? मैक्सिमम डिमांड कहलाएगी। तो आपका डिमांड फैक्टर क्या होगा? डिमांड फैक्टर ये होगा कि आपने कितना मांगा, अधिकतम आपने पावर कितना मांगा डिवाइड बाय आप कितना मांग सकते थे। जितना आपका कनेक्शन होता है उतना पूरा का पूरा लोड आप कभी भी ऑन नहीं करते हैं, उतना लोड आप कभी भी ऑन नहीं करते हैं। वो ऑन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं होती। हम जिस कमरे में हैं उसी की तो पंखा और लाइट चलाएंगे, बाकी सारे घर की पंखे लाइट चला करके मार थोड़ी खानी घर वालों से। तो ये आपका हो गया डिमांड फैक्टर। उसके बाद बात करें अगला फॉर्मूला, जी लोड फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली इतना नहीं है जितना ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। इससे काफी आप थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो मैं आगे सिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं फॉर्मूले की बात करूंगा। लोड फैक्टर एक फैक्टर बनाया जिसका फॉर्मूला रखा अपन ने एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। आप इसको ऐसे याद रखें कि आपने सिस्टम से एवरेज लोड कितना जोड़ के रखा डिवाइड बाय अधिकतम लोड कितना जोड़ के रखा। ये आपका किससे संबंधित फैक्टर है? लोड से। ये डिमांड से संबंधित था तो डिमांड वाले पैरामीटर लिखे, ये लोड से संबंधित है तो लोड के पैरामीटर लिखे। एवरेज कितना डिवाइड बाय मैक्सिमम कितना। एवरेज का तो फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा है अपन ने, हाँ लिखा है ना, तो इसको एक और नाम से जो है वो लिखा जा सकता है, क्या? एनर्जी कंज्यूम्ड इन टी टाइम डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड इनटू टी टाइम। ये टी टाइम की एनर्जी और टी टाइम का भाग दोगे तो ये तो एवरेज लोड आ गया आपका यहां से KWH बटा H, और एवरेज के अंदर आपने मैक्सिमम का भाग दे रखा है, तो लोड फैक्टर के हो गए दो फॉर्मूले। अब एग्जाम में आपको अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा जाए तो आप लोगों को एवरेज मैक्सिमम डिमांड है तो ये फॉर्मूला लगाओ, एनर्जी टाइम और मैक्सिमम डिमांड है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? लोड फैक्टर का। इसका थ्योरेटिकल मीनिंग मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा जब अपन एक हेडिंग पढ़ेंगे, वो हेडिंग भी मैं बाद में बताऊंगा। लोड फैक्टर के बाद अपन बात करें यूटिलाइजेशन फैक्टर की। यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर की जो है वो डेफिनेशन, अब ये अभी तक जो अपन ने डेटा ये पढ़ा है ये कहीं ना कहीं अपने डोमेस्टिक यूजर के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मूले हैं सारे के सारे। आप इनको पावर प्लांट से रिलेटेड फॉर्मूले भी बोल सकते हैं। पावर प्लांट का एवरेज लोड और पावर प्लांट की मैक्सिमम डिमांड तो घर और पावर प्लांट दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। अब जैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर है तो ये अब स्पेसिफिकली पावर प्लांट से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय
प्लांट कैपेसिटी आ गया ना, प्लांट से रिलेटेड बात, मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी। अब मान लो इसका मीनिंग, थ्योरेटिकली मीनिंग अगर हम समझें तो यूटिलाइजेशन फैक्टर का थ्योरेटिकल मीनिंग हम कैसे दे सकते हैं कि भाई हमने एक पावर प्लांट बनाया जो कि 1000 मेगावाट का था। कितने का था? 1000 मेगावाट का। अब हम 1000 मेगावाट पावर जनरेट करवा ही नहीं रहे, हम करवा रहे हैं इसमें से 700 मेगावाट पावर जनरेट अधिकतम। तो अब तुमसे कोई ये पूछे कि यार तुमने पावर प्लांट को यूज कितना किया, तो तुम क्या कहोगे? भाई हमने तो 70% ही यूज किया। कैसे 70% यूज किया? कि 700 आपकी मैक्सिमम डिमांड हुई, 1000 आपकी प्लांट कैपेसिटी, 100 से गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा 70%। तो आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना हो गया? 70%। मतलब ये यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपने अपने पावर प्लांट को अधिकतम कितना यूज लिया है, इसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन देता है। ये आपकी 4-5 जो डेफिनेशंस ऑफ फॉर्मूला है ये हो गए। इसका भी आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं अगली डेफिनेशन की। चलिए चलिए बात करें नेक्स्ट अगली डेफिनेशन की। एच आ गया, आई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का मतलब क्या? देखो यूटिलाइजेशन फैक्टर उसकी कितनी यूटिलिटी करी आपने, उसको कितना यूज किया आपने, उसके बारे में। तो अब बात करें प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपको ये शो करेगा कि आपने उसकी प्लांट की कितनी क्षमता जो है उसके ऊपर उसको चलाया है। इसको आप ऐसे समझें कि यूटिलाइजेशन फैक्टर जो फॉर्मूला है वो पावर से रिलेटेड बात बोलता है, और जो कैपेसिटी फैक्टर वाला फॉर्मूला है वो एनर्जी से रिलेटेड बात बोलता है। बस इतना ही फर्क है। एनर्जी का मतलब क्या कि यूटिलाइजेशन फैक्टर में तुमने ये कहा कि इतना पावर पैदा अधिकतम किया और इतना तुम कर सकते थे। ठीक इसी तरीके से यहां हम ये कहेंगे कि इतना एनर्जी पैदा किया और इतना एनर्जी हम पैदा कर सकते थे। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी जनरेटेड इन टी टाइम। अब मैं टी टाइम क्यों लिख रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि पावर प्लांट 2 घंटे चलाया है, 10 घंटे चलाया है, 20 घंटे, 24 घंटे में से मान लो 22 घंटे पावर प्लांट चला, तो 22 घंटे के दौरान ही तो उसने एनर्जी जनरेट की, 2 घंटे तो वो बंद ही पड़ा था। इसलिए तो टोटल एनर्जी जनरेटेड इन टी टाइम डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी इनटू टी टाइम। प्लांट की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल जो है वो है 1000 मेगावाट। कितनी है? 1000 मेगावाट। अब इस 1000 मेगावाट के पावर प्लांट से तुमने एनर्जी कितना जनरेट कराया? तो मैं ये मान लूं कि 24 घंटे पावर पैदा करी साहब हमने, और एवरेज लोड है वो है 600 मेगावाट, या ये मान लेंगे चलो 20 घंटे पावर प्लांट चलाया। तो 20 घंटे पावर प्लांट चलाया, 600 मेगावाट पावर आपकी एवरेज पैदा हो रही थी, तो ये हो गया आपका 12000 मेगावाट आवर। इतनी एनर्जी आपने उससे 20 घंटे में जनरेट करवा ली। डिवाइड बाई हम ये कह रहे हैं कि भैया तुमने जो पावर प्लांट को चलाया उससे 12000 मेगावाट आवर पैदा करी, पर कितनी वो कर सकता था? किस दौरान? इस 20 घंटे के दौरान कितनी कर सकता था? अगर पूरा 1000 पे चलाते, पूरा 1000 पे चलाते 20 घंटे के लिए, तो कितनी कर सकता था? ये आपकी 20000 मेगावाट आवर पावर जनरेट एनर्जी जनरेट कर सकता था। तो इतनी एनर्जी जनरेट करवाई और इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता था एक पर्टिकुलर
टाइम पीरियड के अंदर ये उसका कैपेसिटी, मतलब इतना कैपेसिटी है उसका, पर आपने इतना ही उसको जो है वो यूज किया या इतना ही उसको आपने जो है वो जनरेट करवाया एनर्जी को। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये भैया एनर्जी से संबंधित बात है कैपेसिटी फैक्टर, और यूटिलाइजेशन फैक्टर कहीं ना कहीं पावर से संबंधित बात है। क्लियर? मैं साथ ही साथ एग्जांपल भी ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को एक और फॉर्मूले के रूप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखो जरा, ये मैंने एनर्जी टी समय क्यू डिवाइड बाई टी समय लिखा है क्या? तो क्या ये KWH बटा H नहीं है क्या? प्लांट कैपेसिटी को शॉर्ट में PC लिख रहा हूं, क्या ये KWH बटा H नहीं है? यस है। तो KWH बटा H को क्या लिखा जा सकता है? सर ये तो एवरेज लोड लिखा जा सकता है। वेरी गुड, देन फॉर्मूला बन गया हमारे पास नया, एवरेज लोड डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी। फॉर्मूला हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं AVG, एवरेज लोड डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी। अच्छा, इसको एक और फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या? एक और फॉर्मूला ये हो सकता है इसका, लोड फैक्टर, ठीक है, लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी। क्या हो सकता है? लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी। अब तुम ये देखो कि ऐसा कैसे हुआ, तुम ये देखो कि ऐसा कैसे हुआ। देखो बहुत सिंपल है, अभी अपन ने लोड फैक्टर का फॉर्मूला लिखा, क्या था? एवरेज डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो मैं अगर यहां पर लिख दूं एवरेज डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, तो ये मैक्सिमम डिमांड इस मैक्सिमम डिमांड से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? एवरेज अपॉन प्लांट कैपेसिटी बच जाएगा। इसीलिए एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन जब दे तो ये डेटा या वो डेटा दे, आपको ये भी मिल सकता है जो मैं अभी लिख रहा हूं, लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी। क्लियर? तो ये तीन फॉर्मूले हैं इसके, इसको आप लोग थोड़ा स्पेशली याद रखना। नेक्स्ट फॉर्मूले की डिस्कशन करते हैं अपन, वो है डाइवर्सिटी फैक्टर। ये फिर से लोड फैक्टर की तरह इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी फैक्टर ये क्या चीज है? डाइवर्सिटी फैक्टर को हिंदी में कहते हैं विविधता या नानत्व गुणांक। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऐसा है कि इसका जो फॉर्मूला है, आप अगर उसको देखोगे तो आपको इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी नजर आएगी। मैं पहले इसका एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। यह है सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड इन सिस्टम डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम। यानी आप ऐसा सोचें कि मान लीजिए कोई एक पावर प्लांट था, उससे 4 लोड कनेक्टेड हैं, ठीक है। इनमें से इसका जो मैक्सिमम डिमांड है वो है 2 किलोवाट, इसका है 3 किलोवाट, इसका है 4 किलोवाट और इसका है 5 किलोवाट। ये 4 मैक्सिमम डिमांड हो गई। तो हम अगर डाइवर्सिटी फैक्टर निकालें तो हमसे कहा जाएगा डाइवर्सिटी फैक्टर बताओ, ये 4 सिस्टम जुड़े हुए हैं किसी प्लांट से, तो हम कहेंगे भाई सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम। इन सभी को जोड़ो और जो सबसे बड़ा है उससे भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 4 14/5। तो आपको यहां से एक चीज और पता चली कि ये वैल्यू तो यार हमेशा ही 1 से क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। और यही इसकी खास बात है कि ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहने वाली। बाकी सारे फैक्टर्स लेस देन 1 रहते हैं और ये इकलौता फैक्टर ऐसा है जो क्या रहता है, ग्रेटर देन 1 रहता है। अच्छा, पिछली स्लाइड का शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ, ये 5 वैल्यूज एक साथ ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
यहाँ पर 2 वैल्यू लिखी, एक और अपन लिखेंगे, उसके बाद एक साथ स्क्रीनशॉट लें। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब क्या हो गया? डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब ये हो गया कि जितनी भी मैक्सिमम डिमांड है हमारे सिस्टम में, उन सबको हम क्या करें, जोड़ दें और डिवाइड बाई उसके अंदर जो सबसे बड़ा है उससे उसका भाग दे दें। इसके बाद बात करें अपन आगे, कुछ थ्योरेटिकल और डेफिनेशंस हैं उनकी, फिर अपन कर्व्स की तरफ चलेंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, किसी भी पावर प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो पावर है जो कोई एक पावर प्लांट अपने अंदर से मैक्सिमम जनरेट कर सकता है। मतलब कि द मैक्सिमम पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ ए पावर प्लांट दैट इट कैन सप्लाई टू द लोड इज नोन एज प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा? द टोटल स्टेशन कैपेसिटी available for supply the load। लोड को सप्लाई करने के लिए जो टोटल स्टेशन कैपेसिटीज अवेलेबल है वो तुम्हारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहलाती है। इसके बाद एक होती है आपकी फर्म पावर, ये भी एक पावर प्लांट का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये वो पावर है जो कोई भी पावर प्लांट इवन इमरजेंसी भी क्यों ना हो जाए उसके अंडर भी सप्लाई कर सकता है। द पावर विच ए पावर प्लांट कैन सप्लाई इवन अंडर इमरजेंसी, मतलब वो मिनिमम पावर जो एक पावर प्लांट देगा ही देगा भाई, उससे कम पावर तो वो दे ही नहीं सकता। वो मिनिमम पावर आपकी क्या कहलाती है? फर्म पावर। तो यहां पर लिखेंगे द पावर intended to be always available even under इमरजेंसी के हालात होने के बावजूद वो पावर जो एक पावर प्लांट सप्लाई कर सकता है वो आपकी कहलाती है फर्म पावर। क्लियर? चलिए, ये आपका स्लाइड कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन चलते हैं आगे की तरफ। हो गया? चलिए, JKLM नेक्स्ट है रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी का मतलब क्या है? रिजर्व कैपेसिटी का मतलब यह है कि वो पावर जो कोई पावर प्लांट प्रोवाइड कर सकता है उसके पीक लोड के एक्सेस के अंदर। कैसे? आपने एक पावर प्लांट बनाया जिसका कैपेसिटी था 1000 मेगावाट, ठीक, और इस पावर प्लांट की मैक्सिमम डिमांड रही 800 मेगावाट। तो ये जो बचे हुए 200 मेगावाट है ये वो पावर है जो आपने जनरेट करवाई ही नहीं। तो ये आपकी क्या है? मतलब एक्सेस पावर जो कहां पड़ी है? रिजर्व में पड़ी है। इस पावर को तो साहब हमने यूज ही नहीं लिया। तो वो पावर
जो मैक्सिमम डिमांड से एक्सेस में अवेलेबल है वो पावर तुम्हारी क्या कहलाएगी? रिजर्व कैपेसिटी कहलाएगी। तो अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे, द पावर या द कैपेसिटी, ये ज्यादा बेटर वर्ड है, द कैपेसिटी इन सर्विस in excess of peak load, पीक लोड से एक्स्ट्रा में जो पावर हमारे पास में अवेलेबल है वो तुम्हारी रिजर्व कैपेसिटी कहलाएगी। अब ये जो रिजर्व कैपेसिटी होती है ये 3 तरीके की होती है। ये डेफिनेशंस काफी कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए इनको ध्यान से समझना, आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। और ये कैपेसिटी है आपकी कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व और स्पिनिंग रिजर्व। इसके बारे में समझ लेते हैं। कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व। इनका क्या मतलब, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, आपने थर्मल पावर प्लांट जो है वो पढ़ लिया। थर्मल पावर प्लांट के अंदर मान लो आप जो पावर जनरेट करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। 1000 मेगावाट के पावर प्लांट का मैक्सिमम डिमांड है फॉर एग्जाम्पल 700 मेगावाट। ठीक है, 700 मेगावाट के बाद में बची कितनी? 300 मेगावाट। ये क्या है तुम्हारी रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है साहब, लोड अभी कितना कनेक्टेड है? 800 मेगावाट पावर जो है वो डिलीवर हो रही है। ये तुम्हारी मैक्सिमम डिमांड है, करंटली अप्लाइड है, डिलीवर हो रही है ये पावर। 300 मेगावाट रिजर्व कैपेसिटी हो गई। अब इस 300 मेगावाट को 3 टुकड़ों में बांटा गया, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व और स्पिनिंग रिजर्व। अब इसको टुकड़ों में मैं पहले बांट देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। 150 मेगावाट, 150 का ज्यादा ही कर लेते हैं इसको, 170 मेगावाट, 25 या 28 मेगावाट और 2 मेगावाट। इस तरीके से मैंने इसको तोड़ दिया। अब आप इसको समझें, इनके डेफिनेशन के डिफरेंस को समझें। कोल्ड रिजर्व का मतलब ये होता है, देखो नाम में जैसे आगे वर्ड लगा है कोल्ड, मतलब ठंडे, ठंडी बात, एकदम ठंडे बस्ते पे चल रही है बात, मतलब कि ये प्रोसेस जो है वो भी कोल्ड प्रोसेस है, इसको हॉट प्रोसेस नहीं बनाया गया। यानी कि ये बात अभी शुरू ही नहीं हुई, केवल कहने को है। इसका मतलब आप इसको मैं क्लियर शब्दों में समझा दूं। जैसे 170 मेगावाट पावर जो है, अपन एग्जांपल लें अगर थर्मल पावर प्लांट का, तो पावर जनरेट हुई कैसे? कोयला लिया, पीसा, जलाया, पानी से स्टीम बनाई, टरबाइन को स्टीम दी, जनरेटर घूमा, पावर मिल गई। तो कितने सारे स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप पे पावर को हमने डिवाइड किया हुआ। अगर कोयला पीसा ही नहीं गया तो पावर जनरेट ही नहीं हुई होगी। तो 170 मेगावाट वो पावर है, ये वो पावर है जिसके इक्विवेलेंट कोयले को बर्न ही नहीं किया गया। यानी ये पावर जनरेट की तो जा सकती है, दिस इज द पावर दैट इज अवेलेबल फॉर सर्विस, यस इट इज, बट इट इज नॉट यूज्ड, इसे यूज नहीं किया गया। ये वो पावर है जो सर्विस के लिए अवेलेबल है, मगर इस पावर को यूज इस्तेमाल नहीं किया गया। क्लियर? सेकेंड पावर आती है हॉट रिजर्व। हॉट रिजर्व का मतलब देखो, नाम हॉट है, हॉट मतलब कि बात शुरू हो गई है। हॉट मतलब हॉट, थर्मल पावर प्लांट में हॉट जगह कहां होती है? बॉयलर में होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि
28 मेगावाट के बराबर पावर जनरेट करने लायक कोयला जो है वो उठा करके पीसा जा चुका है और उसे बॉयलर में डाला जा चुका है। बॉयलर में हीट भी पैदा हो गई और पानी का जो स्टीम है, जो स्टीम का अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्टीम का प्रेशर रेडी है, टरबाइन का गेट ओपन करना बाकी है, उसे ओपन नहीं किया। अब अगर टरबाइन का गेट ओपन नहीं करोगे तो क्या आपका पावर आउटपुट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आपका जो पावर आउटपुट है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि टरबाइन का गेट खोलोगे तो स्टीम ज्यादा होगी, स्टीम ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, टरबाइन की स्पीड ज्यादा होगी तो अल्टरनेटर का स्पीड ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को जो कोयला जलाया गया है उसका हीट प्रिपेयर्ड है, स्टीम का प्रेशर रेडी है, बस स्टीम के वाल्व को ओपन करना बाकी है। ये पावर हॉट रिजर्व कहलाती है। अब स्पिनिंग रिजर्व का मतलब क्या है? फिर स्पिनिंग रिजर्व का मतलब है कि 2 मेगावाट पावर जनरेट करने के बराबर स्टीम को ओपन करके वाल्व को और टरबाइन को दे दिया। अब तुम कहोगे सर टरबाइन को दे दिया तो मतलब जनरेटर को भी पहुंच गया, क्योंकि कपल्ड है, तो टरबाइन का स्पीड बढ़ा तो जनरेटर का भी बढ़ गया। जनरेटर का स्पीड इंक्रीज कर गया, इसका मतलब वो पावर जनरेट भी हो चुकी है। यस इट इज, वो पावर जनरेट हो गई और उसे बस बार से कनेक्ट भी कर दिया गया, बस उससे लोड कनेक्ट नहीं किया गया। तो इसका मतलब स्पिनिंग रिजर्व वो पावर है जो जनरेट हो चुकी है और आपके बस बार पर कनेक्टेड है, यानी सिस्टम के ऊपर फ्लोट कर रही है, स्पिन कर रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? स्पिनिंग रिजर्व। अब तुम कहोगे कि सर इन पावर का यूज क्या है, काम कहां आती, उसको समझो। आपका जो थर्मल पावर प्लांट आपने इंस्टॉल किया है उसके अंदर जो लोड आपने कनेक्ट किया है, ये लोड तो हर सेकंड हर मिनट चेंज हो रहा है। अब मान लो तुम्हारे थर्मल पावर प्लांट पे लोड कनेक्टेड है 698 मेगावाट और अगले ही पल वो लोड बढ़ करके हो गया 700 मेगावाट। सो इफ द लोड इंक्रीजेस टू 700 megawatt, then the coal is not then pulverized and burned into the boiler. It must get generated that 2 megawatt increment of power. So इधर से वो पावर जनरेट होना मतलब एक्सीड हुई और इधर से वो तुरंत सप्लाई कर दी गई। इसको इस तरीके से समझें कि आप जब लोड बढ़ेगा तो आप लोड के बढ़ने का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि 2 मेगावाट लोड बढ़ा, फिर उसके बाद कब तो कोयला तुम पीसोगे, कब बॉयलर में डालोगे, कब स्टीम बढ़ेगी, कब तुम वाल ओपन करोगे, कब वो वाल ओपन होकर के टरबाइन की स्पीड को बढ़ाएगा, कब जनरेटर का स्पीड बढ़ेगा, कब पावर का डिमांड जो है वो मीट होगा, तब तक पता चला कि 2 मेगावाट पावर और बढ़ गई। फिर उसके इक्विवेलेंट कोयला जलाओ, ये सारी प्रोसेस करो, वो सप्लाई होगी, तब तक पता चला पावर घट गई। फिर क्या करोगे? स्टीम के वाल को क्लोज करोगे, कोयला डालना बंद करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी प्रोसेस जो है ना हाथों हाथ सप्लाई होनी चाहिए। लोड बढ़ा तुरंत सप्लाई हो गया, यानी मिनट टू मिनट वेरिएशन के लिए आपको वो पावर पहले से पैदा करके रखनी पड़ती है। आप बस बार पे जोड़ के रखते हैं, जैसे ही लोड बढ़ता है वो पावर उस लोड की तरफ फ्लो हो जाती है। तो स्पिनिंग रिजर्व वो पावर है जो सिस्टम पर फ्लोट करती रहती है और हर सेकंड के बदलाव को सप्लाई करती है। ये वो पावर जो हम जनरेट करके रखते हैं। अब मान लो ऐसा हुआ अचानक से, छोटा मोटा नहीं, काफी ह्यूज अमाउंट में लोड बढ़ गया, मान लो एक साथ में 20 मेगावाट की डिमांड बढ़ गई, तो अब इतना ह्यूज पावर अचानक से जनरेट करेंगे कैसे? इसको तो वक्त लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ पावर हॉट रिजर्व रखते हैं, प्रेशर रेडी रखते हैं। जैसे ही पावर 20 मेगावाट अचानक से बढ़ी, हम तुरंत प्रेशर के वाल्व को ओपन करते हैं, वो सप्लाई हो जाती है और ये 20 मेगावाट यहां से सप्लाइड हो जाएगी। कोल्ड रिजर्व वो पावर है जिसकी प्रोसेस को शुरू ही नहीं किया, ना तो कोयला जलाया है ना ही कोई दूसरी प्रोसेस शुरू करी है। इसका मतलब कोल्ड रिजर्व इज दैट पावर विच इज अवेलेबल फॉर सर्विस बट नॉट इन यूज। दिस इज द पावर हॉट रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर सर्विस, it is in use but the power is not delivered to the turbine, and this is the power which is available for service which is being generated but it is not connected to the load. तो ये आपकी 3 तरीके की रिजर्व कैपेसिटीज यहां पर हो गई। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इट्स अ चॉइस। मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को डिक्टेट कर देता हूं।
हो गया? चलो, it is the reserve generating capacity which is available for service but not ready for immediate loading. तुरंत लोडिंग देने के लायक ये सप्लाई नहीं है. ये वो पावर है जो सर्विस में तो है, पर इमीडिएटली आप इस पावर पर लोड कनेक्ट नहीं कर सकते. हॉट रिजर्व का मतलब क्या? It refers to the boiler's excess capacity which is kept hot and with steam pressure ready for use. ये वो पावर है जो बॉयलर की एक्स्ट्रा कैपेसिटी को दर्शाता है, जो कि गर्म रखी जाती है और ये स्टीम के प्रेशर के साथ यूज होने के लिए रेडी है. मतलब कि स्टीम का प्रेशर रेडी है, पर टरबाइन को दिया नहीं है आपने. और लास्ट, स्पिनिंग रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी connected to bus and ready to take the load. ये वो कैपेसिटी है जो बस से कनेक्ट कर दी गई है और लोड लेने के लिए एकदम रेडी है. ये आपकी टोटल 4 तरीके की रिजर्व कैपेसिटीज हो गई. यहां पर आपके बेसिक डेफिनेशंस जो थे वो ओवर होते हैं. इसके बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लोड कर्व. कितने तरीके के टोटल लोड कर्व्स होते हैं, वो किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं और वहां से किस तरीके से आप कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिखना चाहे तो लिख लें. चलिए, हो गया. नेक्स्ट, सेकंड नंबर